आज है 14 अगस्त गुरुवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम आपको ले चलेंगे दिन की उन बड़ी खबरों की तरफ जहां सियासत की बिसात पर नई चालें चली जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए समीकरण बन रहे हैं और समाज से जुड़े कुछ अहम मसलों पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हो रही है। हम बात करेंगे बिहार के मतदाता सूची विवाद की, जहां जिंदा लोगों को मृत घोषित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस जारी है और राहुल गांधी मृत घोषित किए गए मतदाताओं के साथ चाय पी रहे हैं। साथ ही हम चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे गंभीर सवालों की भी पड़ताल करेंगे। कूटनीति के गलियारों से हम आपको उस खास फोन कॉल के बारे में बताएंगे जिसके बाद भारत को लेकर अमेरिका का लहजा बदल गया, और जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को साध कर भारत की कूटनीतिक बढ़त को चुनौती दी है। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख के नए दावों से उपजे विवाद, यूपी में मकबरे पर पूजा की कोशिश और आवारा कुत्तों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जैसी कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आज के अंक में शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। शोर कम, रोशनी ज्यादा। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से लेकर बिहार के गांवों तक एक सवाल गूंज रहा है। क्या चुनाव आयोग की शक्तियां एक आम नागरिक के वोट देने के अधिकार पर भारी पड़ सकती हैं? ये बहस बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर चल रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बुधवार 13 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। इसी विवाद को एक नया राजनीतिक मोड़ देते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अपने आवास पर बिहार के उन 7 मतदाताओं से मुलाकात की जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था। इन मतदाताओं ने राहुल गांधी को बताया कि वे जिंदा हैं और अपना मताधिकार वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। इस मुलाकात पर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जीवन में कई दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका कभी नहीं मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने एक बयान में कहा कि ये 7 मतदाता तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर के हैं और ये लिपिकीय त्रुटि नहीं है, ये स्पष्ट रूप से राजनीतिक मताधिकार से वंचित करना है। बयान में आगे कहा गया, जब जीवित लोगों को मृत बताकर हटा दिया जाता है तो लोकतंत्र को ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इस मामले में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब बिहार के आरा विधानसभा क्षेत्र के 41 वर्षीय निवासी मिंटू पासवान, जिन्हें चुनाव आयोग ने अपनी मसौदा सूची में मृत घोषित कर दिया था, 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जीवित उपस्थित हुए। उन्हें याचिकाकर्ताओं में से एक चुनाव विश्लेषक और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने अदालत में पेश किया था। द वायर से बात करते हुए पासवान ने कहा कि गणना फॉर्म भरने के बावजूद उनका नाम काट दिया गया। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मेरा नाम काटते समय उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं मांगे, लेकिन मेरा नाम जोड़ने के लिए वे इतने सारे दस्तावेज मांग रहे हैं। अदालत में चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने पासवान की उपस्थिति को नाटक करार दिया, जिस पर पीठ ने कहा कि यह एक अनजाने में हुई त्रुटि हो सकती है जिसे सुधारा जा सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बाहर किए गए 65 लाख लोगों में से 22 लाख मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया, 36 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए और 7 लाख नकली पाए गए। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव की दहलीज पर खड़ा बिहार संविधान के 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बीच एक टकराव देख रहा है। एक तरफ अनुच्छेद 324, जो चुनाव आयोग को चुनावों के संचालन की शक्ति देता है, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 326, जो वयस्क मताधिकार के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं एम सिंघवी और गोपाल शंकर नारायणन ने तर्क दिया कि मतदाताओं को पहले से भरे हुए गणना फॉर्म भेजना और बाद में बिना किसी पूर्व जांच या भौतिक सुनवाई के 65 लाख लोगों के नाम हटा देना नागरिकों के वोट देने के अधिकार को खत्म करने का एक आकस्मिक तरीका है। शंकर नारायणन ने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, जैसा कि संसद का इरादा था, और सवाल किया, चुनाव आयोग को ये सब करने की शक्ति किसने दी, किस कानून और किस अधिकार के तहत? वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए दिए गए 11 दस्तावेजों का विकल्प भ्रामक है।
सिंघवी ने इस सूची को प्रभावशाली लेकिन खोखला बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में केवल 1% निवासियों के पास पासपोर्ट है और अधिकांश महिलाओं के पास मैट्रिक प्रमाण पत्र नहीं है, जबकि 87% के पास आधार है, जिसे चुनाव आयोग के 11 अनुमोदित दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है। वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग की दुर्भावना, एसआईआर आयोजित करने की जल्दबाजी, आधार या वोटर आईडी कार्ड स्वीकार करने से इनकार और हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम और उनके विलोपन के विशिष्ट कारणों को प्रकाशित करने से इनकार करने से स्पष्ट है। इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने एक लेख में कहा कि लगभग 8 करोड़ मतदाताओं के सत्यापन से जुड़े इस कठोर कदम को बिना किसी पूर्व सार्वजनिक सूचना या परामर्श के गुप्त रूप से उठाया गया। हरकारा डीप डाइव में इसी मुद्दे को केचुआ कांड, केंद्रीय चुनाव आयोग का संक्षिप्त रूप, का नाम दिया गया है, जो मतदाता सूची में भारी विसंगतियों और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वकील ने वीर सावरकर मानहानि केस में पुणे की एक अदालत को बताया कि वोट चोरी के खुलासे के कारण राहुल गांधी की जान को खतरा है और वो कार्यवाही में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि बाद में कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया कि यह बयान वकील ने बिना राहुल गांधी की सहमति के दिया था और इसे अदालत से वापस ले लिया जाएगा। चलिए अब कुछ अन्य सामाजिक मुद्दों पर नजर डालते हैं। द हिंदू में मयंक कुमार की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मकबरे पर धावा बोलने के आरोप में पुलिस ने 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बजरंग दल समेत हिंदू राष्ट्रवादी समूहों की भीड़ ने इस मकबरे पर यह दावा करते हुए भव्य पूजा अर्चना की कोशिश की कि यह कभी एक मंदिर था, जिसमें एक शिवलिंग भी था। कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इस स्थल पर पूजा करने के उनके आह्वान का समर्थन किया था। वहीं द वायर से बातचीत में वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में आपदा चेतावनी प्रणालियों की कमी पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि 5 अगस्त को धराली में आई आपदा का असली कारण अभी तक ज्ञात नहीं है और कारण पता चले बिना भविष्य में होने वाले नुकसानों को रोकने के लिए प्रणालियों को सही से अनुकूलित नहीं किया जा सकता। राज्य में 3 डॉपलर राडार तो हैं, लेकिन कोई भी धराली जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं है और 4500 मीटर से ऊपर भारी वर्षा की चेतावनी देने वाला उपकरण भी नहीं है। एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित एक मामले को 14 अगस्त को 3 जजों की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यह निर्णय दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रयों में रखने और उन्हें दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ने के एकल बेंच के आदेश के संदर्भ में आया है। अब नजर डालते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत की कुछ बड़ी खबरों पर। हुरून और बार्कलेज की एक हालिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि मुकेश अंबानी परिवार की संपत्ति पिछले एक साल में 10% बढ़कर अब 28 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 12% के बराबर है और यह अदानी परिवार की 14 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति से दोगुनी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश के 300 सबसे धनी भारतीय परिवारों के पास देश की जीडीपी का 40% से अधिक की संपत्ति है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से कई वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारतीय उद्योगों में गहरी चिंता की स्थिति है। इससे नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को खतरा हो सकता है। विशेष रूप से गुजरात का हीरा सेक्टर इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गुजरात डायमंड वर्कर्स यूनियन के अनुसार अप्रैल में 10% बेसलाइन टैरिफ की घोषणा के बाद से गुजरात में इस उद्योग में लगभग 1 लाख मजदूरों की नौकरियां चली गई हैं। एक अच्छी खबर यह है कि YouTube के सीईओ नील मोहन ने मुंबई में आयोजित पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन विव्स में घोषणा की है कि कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में भारतीय क्रिएटर्स, कलाकारों और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। कंपनी आने वाले 2 वर्षों में भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने जा रही है। चलिए अब कुछ विदेश और कूटनीति की खबरें देखते हैं। ब्लूमबर्ग ने एक लंबी रिपोर्ट छापी है जिसके अनुसार मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों से नई दिल्ली के अधिकारी नाराज थे कि उन्होंने संघर्ष को समाप्त करने में मध्यस्थता की थी। ये तनाव 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच एक फ़ोन कॉल में अपने चरम पर पहुंच गया। 35 मिनट की इस बातचीत में मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट रूप से बताया कि भारत द्वारा बमबारी के बाद पाकिस्तान के अनुरोध पर दोनों देशों ने सीधे संघर्ष विराम पर चर्चा की थी और भारत मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है और न ही कभी करेगा। रिपोर्ट के अनुसार
मोदी को ये स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनके सहयोगियों को पता चला था कि ट्रंप अगले दिन व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के लिए एक लंच की मेज़बानी करने की योजना बना रहे थे, जिसे भारत एक ऐसी सेना को वैधता देने के रूप में देख रहा था जिस पर वह आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाता है। इस कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में बदलाव देखा गया और जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, व्यापार वार्ता और अधिक विवादास्पद होती गई, जिसका अंत भारत पर 50% टैरिफ लगने के रूप में हुआ। इस घटनाक्रम ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दशकों से बने संबंधों को तनाव में डाल दिया है। इसके विपरीत, फाइनेंशियल टाइम्स में हमजा जिलानी, जॉन रीड और जेम्स पॉलिटी की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते एक अप्रत्याशित पुनर्जागरण का अनुभव कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का इस गर्मी में अमेरिकी प्रतिष्ठान में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें जून में डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 घंटे का निजी लंच भी शामिल था। ये पाकिस्तान और भारत के बीच दशकों के सबसे खूनी सैन्य टकराव के ठीक 1 महीने बाद हुआ। पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की यह नई प्रशंसा आंशिक रूप से पाकिस्तान के वरिष्ठ जनरलों द्वारा रची गई एक लुभावनी कोशिश का फल है, जिसमें आतंकवाद रोधी सहयोग, क्रिप्टो कूटनीति और ऊर्जा सौदों का लाभ उठाया गया। मार्च में पाकिस्तान ने एक उच्च मूल्य वाले आईएसआईएस के ऑपरेटिव को अमेरिका को सौंपा, जिससे उसे ट्रंप से प्रशंसा मिली। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने भारत के विपरीत मई में हुए संघर्ष विराम का श्रेय सार्वजनिक रूप से ट्रंप को दिया और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान ने बहुत सफलतापूर्वक ये समझ लिया है कि ट्रंप जैसे अपरंपरागत राष्ट्रपति के साथ कैसे जुड़ना है। हालांकि रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि यह एक लेन देन पर आधारित रिश्ता है और अगर पाकिस्तान वादे पूरे करने में विफल रहता है तो ट्रंप अभी भी उसके खिलाफ हो सकते हैं। देश की आंतरिक राजनीति की एक और खबर यह है कि राजीव प्रताप रूडी ने दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए हुए कड़े मुकाबले में संजीव बालियान को हरा दिया है। यह एक बीजेपी बनाम बीजेपी की जंग थी, जिसमें विपक्ष के सांसद भी रूडी के पक्ष में खड़े हुए। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा रही कि बालियान परोक्ष रूप से गृह मंत्री अमित शाह के उम्मीदवार थे, जिन्होंने मतदान में भी भाग लिया था। उधर बीबीसी की खबर के अनुसार ब्रिटेन ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल कर लिया है, जिनके नागरिकों को उनकी डिपोर्टेशन के खिलाफ अपील लंबित रहते हुए भी वापस भेजा जा सकता है। अब बात रक्षा और मानवाधिकार से जुड़ी खबरों की। द वायर के लिए एक विश्लेषण में रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए एक सनसनीखेज दावे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वायुसेना प्रमुख ने दावा किया था कि अभियान के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान को मार गिराया गया और हैंगरों में भी कुछ विमानों को नष्ट किया गया। सुशांत सिंह ने सबूतों की भारी कमी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में कथित तौर पर गिराए गए 6 विमानों का कोई मलबा, सैटेलाइट तस्वीर या कोई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सबूत पेश नहीं किया गया है। उन्होंने इस दावे में एक बड़े अंतर्विरोध को भी उजागर किया। एक और एयर चीफ ने कहा कि उन्हें सरकार से पूरी खुली छूट मिली थी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्वीकार किया कि लक्ष्य केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना था, न कि पाकिस्तानी सेना पर, जो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक बंधन है। उनका मानना है कि बिना ठोस सबूतों के ऐसे दावे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं। उधर अमेरिकी सरकार ने अपनी वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने मानवाधिकार हनन से निपटने के लिए न्यूनतम विश्वसनीय कदम उठाए, जबकि पाकिस्तान ने शायद ही कभी विश्वसनीय कदम उठाए। और अंत में मीडिया और मनोरंजन जगत से जुड़ी एक खबर। द टेलीग्राफ के अनुसार कौन बनेगा करोड़पति के नवीनतम प्रोमो में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी 3 महिला सैन्य कर्मियों कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली की उपस्थिति ने एक बहस छेड़ दी है। कई लोगों ने इसकी आलोचना करते हुए इसे सत्ता पक्ष बीजेपी की पीआर रणनीति और वोटों की खातिर एक चाल बताया है। पूर्व सेना अधिकारी प्रवीण डावर ने कहा, यह कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। ये संविधान और सैन्य नैतिकता के खिलाफ है। आलोचकों का कहना है कि सेना को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन आज मोदी सरकार सेना का उपयोग अपनी छवि निर्माण के लिए कर रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या सेना के जवानों का वर्दी में इस तरह टेलीविजन पर आना भारतीय सेना के प्रोटोकॉल के अनुसार था, क्योंकि आमतौर पर सामाजिक आयोजनों में वर्दी पहनना हतोत्साहित किया जाता है। भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त पायलट विजेंद्र के ठाकुर ने कहा, संबंधित अधिकारियों को इस तरह वर्दी में परेड होने से मना करना चाहिए था। उन्होंने मना नहीं किया। बात यहीं खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजिए। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ।
आप हरकारा को व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी पा सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज्यादा। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।